वेलकम टू बैक माई चैनल। वहीं एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट पेपर है, उसमें हमारे पास जो टॉपिक है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एंड वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड साइक्लिक एंड एसाइक्लिक डाइईन कंपाउंड या सिस्टम। अब देखिए, जो वुडवर्ड फिशर रूल होता है, ये क्या होता है? एक वुडवर्ड साइंटिस्ट थे, जो रॉबर्ट बर्न वुडवर्ड थे। उन्होंने एक रूल दिया जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता था और उसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती थी उसको कैलकुलेट करता था। जो वुडवर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल दिया जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करता था। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट लुइस लुइस फ्रेडरिक फिशर आए, जिसको फिशर के नाम से जाना जाता था। ये क्या? एक मिनट। हाँ। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, फिशर थे, जो फिशर साइंटिस्ट ने इसी रूल को मॉडिफाइड किया, जिसके बाद इस रूल का नाम दिया गया वुडवर्ड फिशर रूल। अब जो वुडवर्ड फिशर रूल था, ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता था। ये किसी भी कंपाउंड की लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करता था। वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग ही लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन होती थी। और लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती थी, इसको डिटरमाइन जो किया जाता था उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, कॉन्जुगेशन सिस्टम के बेस पे, जो डबल बॉन्ड जो होता है, कॉन्जुगेशन के बेस पे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते थे, एक सब्स्टिट्यूएंट होते थे, उसकी कुछ अपनी वैल्यू होती, बेसिक वैल्यू होती थी। और जो सब्स्टिट्यूएंट होते थे, फिर उसके बाद उसमें क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम भी ऐड होते थे, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता था। उसके बेस पे उनको सबको प्लस करने के बाद उनके जो फाइनली हमें वैल्यू प्राप्त होती है, उसको लैम्डा मैक्स की वैल्यू कहा जाता था। ये सिर्फ वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग ही निकाली जाती थी। अब जो वुडवर्ड फिशर रूल था, ये सिर्फ तीन चीजों पे एप्लीकेबल होता था। एक तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता था। कॉन्जुगेटेड सिस्टम साइक्लिक एंड एसाइक्लिक के लिए किया जाता था। डाइईन और पॉलीन के लिए इसका यूज किया जाता था। अभी हम अब इंट्रोडक्शन की बात, पहले हम थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता था, जो बेसिकली फॉर्मूला था वुडवर्ड फिशर रूल का यूज तीन चीजों में किया जाता था, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद ये यहाँ पर बेसिक वैल्यू, डाइन, इनकी सबकी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, होमोएनुलर होता है, हेट्रोएनुलर होता है, एंडोसाइक्लिक होता है, एक्सोसाइक्लिक होता है, इंक्रीमेंट वैल्यू होती है। ये सब वैल्यू में आपको ये सब की सब ये थोड़ा एग्जांपल होते हैं, बस इतना सा टॉपिक है। ओके, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। In 1945, Robert Burn Woodward gave a rule for define the lambda max of molecular structure of organic molecule. उसने इंट्रोडक्शन में कहा कि 1945 में रॉबर्ट बुरन वुडवर्ड वुडवर्ड जो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बर्न वुडवर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करता था, जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मोलिकुलर स्ट्रक्चर की लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए एक रूल दिया इन 1945 में। उसके बाद कहा कि इन 1959 लुइस फ्रेडरिक फिशर मॉडिफाइड दिस रूल इज नोन एज वुडवर्ड फिशर रूल। उसने कहा कि इन 1959 में लुइस फ्रेडरिक फिशर ने इस रूल को मॉडिफाइड किया, जिसको वुडवर्ड फिशर रूल के नाम से जाना जाता था। वही मेन पॉइंट की अगर हम बात करें, वहां पे उसने कुछ मेन पॉइंट दिया कि जो वुडवर्ड फिशर रूल था, ये काम किस लिए करता था, ये इसका यूज किस लिए किया जाता था, कि जो वुडवर्ड ने जो रूल दिया वो क्यों दिया। ये रीजन होता ना कि वुडवर्ड फिशर रूल किस लिए दिया गया, वुडवर्ड ने रूल क्यों दिया था, फिशर ने रूल क्यों दिया था। ये सिर्फ लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए दिया गया था, जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के उसके स्ट्रक्चर के बेस पे उसको लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते थे। अब स्ट्रक्चर में जो आता है ना, सभी चीज आती है, कॉन्जुगेशन सिस्टम भी आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स भी आएंगे, क्रोमोफोर किस प्रकार के ऐड होते हैं, जो ऑक्सोक्रोम अलग होते हैं, क्रोमोफोर अलग होते हैं, उनकी एक बेसिक वैल्यू होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी काफी टाइप्स के होते हैं, तो उनकी एक बेसिक वैल्यू होती है। उन सबको प्लस करने के बाद हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल जाती थी।
वही उसने लिखा मेन पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ Woodward-Fisher rule, we can calculate the value of lambda max of molecular structure of organic molecule. कि हम वुडवर्ड-फिशर रूल की हेल्प से लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर होते हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम एंड conjugation system, cyclic, acyclic and carbonyl compound with calculate the value of lambda max calculated the value of lambda max on the basis of position of substituents, chromophore, oxochrome, conjugation system, cyclic and acyclic and carbonyl compound. ये कह रहा है जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है वो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है. अब जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ऑक्सोक्रोम होते हैं और एक कॉन्जुगेशन सिस्टम आता है. कॉन्जुगेशन सिस्टम के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है साइक्लिक और एसाइक्लिक. जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक हो सकता है या एसाइक्लिक हो सकता है, उसके बेस पे हम डिटरमाइन कर लेते हैं. एंड कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है कार्बोनिल कंपाउंड के बेस पे कार्बोनिल कंपाउंड के बेस पे उसको डिटरमाइन कर लेते हैं. देखिए जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड होते हैं, कार्बोनिल होते हैं और एसिटिक एसिड जो आते हैं उनकी भी एक बेसिक वैल्यू होती है. फिर जो बेसिक वैल्यू होती है उनका एक बेसिक वैल्यू रखा जाता है, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, कॉन्जुगेशन सिस्टम. इन सब की वैल्यू निकालने के बाद हम लैम्डा, ये एग्जांपल के थ्रू, आप जब मैं एग्जांपल बताऊंगा ना, थ्योरी आपको एग्जांपल से ही याद हो जाएगी. मेन चीज एग्जांपल ही होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए मेन चीज कि जो वुडवर्ड-फिशर रूल था वो क्या था, वो हमें पता चल गया कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए वुडवर्ड-फिशर रूल दिया गया था. देखिए वुडवर्ड-फिशर रूल बस किन किन चीजों के लिए एप्लीकेबल होता है ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, उसके बाद एग्जांपल कर देना और कुछ नहीं है. वुडवर्ड-फिशर रूल बेसिक वैल्यू. अब देखिए वुडवर्ड-फिशर रूल की जो बेसिक वैल्यू होती है उसको हम बेसिक वैल्यू मतलब जो बेस होता है कि जो each type of dyne prime system having fixed value is known as basic value या पेरेंटियल वैल्यू. उसने कहा कि जो वुडवर्ड-फिशर रूल की जो बेसिक वैल्यू होती है, जो डाइन सिस्टम होता है, ट्राइन सिस्टम होता है, होमो एनुलर होता है, हेटेरो एनुलर होता है, कीटोन होता है, एल्डिहाइड होता है, ऑक्सोक्रोम होता है, कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है, उनके पास एक अपनी वैल्यू होती है जिसको हम बेसिक वैल्यू कहते हैं या पेरेंटल वैल्यू कहते हैं. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, जो किसी भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू को निकालता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है. लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बेस वैल्यू सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन होता है, अदर कंट्रीब्यूशन होता है. अब देखिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए बेसिक वैल्यू रखते हैं आप, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी एक बेसिक वैल्यू होती है, उन्हें फिर अदर कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक, ये सब के सब इनको प्लस करने के बाद एक हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल जाती है. वो एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाएगा. बस थ्योरी में चीजें थोड़ा थ्योरी में हमें क्या लिखना है बस ये चीज देखनी है हमें थोड़ा. ओके, वुडवर्ड-फिशर रूल इज यूज्ड फॉर. अब देखिए ये मेन पॉइंट है, जो वुडवर्ड-फिशर रूल होता है ये ऐसा नहीं है, जो वुडवर्ड-फिशर रूल होता है सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है, इनऑर्गेनिक के लिए यूज नहीं किया जाता है. अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कुछ टाइप के सिस्टम होते हैं, उसमें सिस्टम को मैं बता देता हूँ. कॉन्जुगेट सिस्टम, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक, डाइन, पोलिन सिस्टम के कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए. कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होना चाहिए. साइक्लिक होना चाहिए या एसाइक्लिक होना चाहिए, डाइन या पोलिन या ट्राइन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए या पोलिन सिस्टम होना चाहिए. उसने कहा कि दूसरे पॉइंट में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो सिस्टम की भी बेसिक वैल्यू को डिटरमाइन किया जा सकता है वुडवर्ड-फिशर रूल के बेस पे. फॉर एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक वही बेंजीन हो जो एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, एलिफेटिक
एल्किन जो होते हैं, एरोमेटिक एरिल जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजोइल के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके लिए भी वुडवर्ड फिशर रूल का यूज किया जाता है। रूल फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, रूल फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, अब जो हम पढ़ रहे हैं अभी सिर्फ ना तो हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, ना ही हम एरोमेटिक कंपाउंड के कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को पढ़ रहे हैं कि वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक, डाइन एंड पोलिन सिस्टम। अभी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो स्टडी करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की स्टडी करेंगे, उसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव की स्टडी कर रही है कि वुडवर्ड फिशर रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइल डेरिवेटिव, ये तीन टाइप के सिस्टम की स्टडी वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग की जाती है। अभी हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पढ़ रहे हैं। जो इतनी थ्योरी है ना, तीनों सिस्टम में तो सेम लिखनी है यहाँ तक, ये यहाँ तक डेरिवेटिव तक, लेकिन जो अब यहाँ की जो इसके बाद की जो एग्जाम्पल है, थोड़ा एग्जाम्पल सिमिलर है, बस उसमें किसी में एल्डिहाइड लगा दिया जाएगा, किसी में डेरिवेटिव को चेंज कर दिया जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंट है। तीनों की थ्योरी सेम देती है। देखिए, अगर मान लीजिए टॉपिक जो क्वेश्चन आता है कि वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम या साइक्लिक एंड साइक्लिक डाइन पोलिन, तो फिर तो ये हमें यहाँ ये पूरा लिखना है। आ जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो इतना तो यहाँ तक जो पीछे का मैंने बताया है, तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन ये इससे आगे का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बस थोड़ा एग्जांपल उसमें डिफरेंट हो गए। ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड में डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं तीनों लेक्चर बनाऊंगा तो तीनों को सबका सब एक साथ इतना नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं आगे से जो पढ़ा बता दूंगा ना, तो यहाँ से बताऊंगा। थ्योरी पढ़ाऊंगा लेकिन थ्योरी को नहीं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा नहीं इतना, बस इस वाले लेक्चर में मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बताऊंगा ये यहाँ तक की थ्योरी, सिर्फ एग्जाम्पल दिखा दूंगा, क्योंकि थ्योरी पिछली की सेम होगी सब में। रूल फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड डाइन पोलिन फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाइन होती है और पोलिन होती है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पाई जाती है, इनऑर्गेनिक में नहीं पाई जाती है। Longer the conjugated system having greater the wavelength of absorption maxima। वो कह रहा है जो conjugated system जो longer होता है, longer the conjugated system having greater the wavelength value, जो having greater the wavelength of absorption maxima, जितना conjugated system ज्यादा होता है उतनी ही लैम्डा मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में एक में तो सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है, एक में 4 डबल बॉन्ड है, जिसमें 4 डबल बॉन्ड है वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा ना कंपेयर टू जिसमें सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है, या मान लीजिए इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, एक में 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल वाला जिसमें 2 डबल बॉन्ड है वो स्टेबल होगा कंपेयर टू जिसमें सिंगल बॉन्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, इसलिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू हाई हो जाती है जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम ज्यादा होता है। According to Woodward-Fisher rule, the lambda max of the molecule can be calculated by using a formula। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर भी लिख दिया, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखा। अब मैंने सिर्फ इस वाले रूल के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया कि जो वुडवर्ड-फिशर रूल होता है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फिशर रूल के अकॉर्डिंग हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, उसको एक फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बेस वैल्यू प्लस सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन अदर कंट्रीब्यूशन। बेस वैल्यू जो बेसिक वैल्यू होती है, सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी भी एक वैल्यू होती है, वो मैं बता दूंगा अभी आगे। अदर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो एग्जांपल क्या है अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। डबल बॉन्ड होता है, एक्सोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक और अदर कंट्रीब्यूशन आते हैं। बेसिक वैल्यू फॉर डाइन एंड प्राइम सिस्टम। अब यहाँ पे जो बेसिक वैल्यू है, थोड़ा मैं बेसिक वैल्यू के एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखिए, जो इतना सारा ये मैंने लिखा हुआ ना, जस्ट मैं थ्योरी की वजह से मैंने लिख दिया है। आप कुछ भी ना करें, तो आप सिर्फ ये करिए बेसिक वैल्यू फॉर डाइन एंड प्राइम सिस्टम, एस ट्रांस एंड एस सिस फॉर्म कि जो ट्रांस कन्फर्मेशन होता है और सिस कन्फर्मेशन होता है, उसके लिए वैल्यू दी जाती है। एस ट्रांस की अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्म होती है, डबल बॉन्ड ऊपर है या नीचे, तो ये क्या हुआ, अपोजिट हुआ तो ट्रांस हुआ। ट्रांस के लिए 217 एनएम होती है, 217 नैनोमीटर एनएम की वैल्यू दी जाती है। वहीं सिस की बात करें, जहां सिस दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम सेम साइड में होता है। अब कॉन्जुगेटेड मतलब जो
दो डबल बॉन्ड हो गए, वो सेम साइड में होते हैं, सिस सिस्टम होता है, एसिस सिस्टम 253 एनएम। इसकी जो बेसिक वैल्यू होती है 253 होती है सिस फॉर्म की, ट्रांसफॉर्म की 217 होती है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा, बस वो थ्योरी में लिखा होगा था, एस ट्रांस कंफर्मेशन बेस वैल्यू 217, एसिस कंफर्मेशन बेस वैल्यू 253 एनएम। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ अभी बेसिक वैल्यू का एग्जाम्पल आ रहा है, जो वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो मैं एग्जाम्पल आगे अभी इसी लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा, बस इसके बाद आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये नहीं यहाँ पर है, ये एग्जाम्पल ये वाला है। सिर्फ अभी मैं बेसिक वैल्यू बता देता हूँ जो आपको याद रखनी, जिसके बेस पे आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। होमोएनुलर डाइन, देखिए होमोएनुलर डाइन की जो बेसिक वैल्यू होती है 253 एनएम होती है। होमोएनुलर डाइन, होमोएनुलर डाइन का मतलब आपको पता है, जो एक रिंग हो, एक रिंग में डबल बॉन्ड जो है ना एक ही रिंग में प्रेजेंट होते हैं, उसको होमोएनुलर डाइन क्या कहते हैं। यही मैंने थ्योरी में बस ये लिख दिया, व्हेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सॉरी व्हेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन सेम रिंग इज कॉल्ड होमोएनुलर डाइन। जब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एक ही रिंग सेम रिंग में प्रेजेंट हो, उसको होमोएनुलर डाइन कहा जाता है। एक ही रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए और कॉन्जुगेशन में भी प्रेजेंट होने चाहिए। कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट, अगर कॉन्जुगेशन में नहीं हुए, मान लीजिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो उसके लिए वैल्यू अलग आ जाएगी, फिर 253 एनएम वैल्यू नहीं आएगी अगर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं। ये शर्त है कि होमोएनुलर डाइन के लिए 253 एनएम होती है, लेकिन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होनी चाहिए, अनकॉन्जुगेटेड नहीं होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होनी चाहिए और एक ही रिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके लिए 253 एनएम होता है। वहीं सिस फॉर्म, ये सिस फॉर्म का एग्जांपल है, ये इस तरीके से भी रिंग आ सकती है, इस तरीके किसी भी तरीके से आ सकती है, सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख जाए आपको कि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट है, सेम रिंग में, जैसे में है ना, सेम साइड में है ना, ये अलग अलग रिंग में है। ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ऊपर वाली रिंग में प्रेजेंट है, ये वाला डबल बॉन्ड नीचे वाली रिंग में प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ कि कॉन्जुगेशन में तो है लेकिन अलग अलग साइड प्रेजेंट है, अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, इसलिए उसको ट्रांसफॉर्म हमने कह दिया। यहाँ से एक रिंग बन जाएगी ना, ये बेन रिंग यहाँ पे, और एक रिंग यहाँ पे बन जाएगी, अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हुए, ये सेम रिंग में प्रेजेंट हुए, जो इसको सिस फॉर्म कहा 253 एनएम होता है। वहीं हेटेरोएनुलर डाइन की बात करें हम, हेटेरोएनुलर डाइन सिस्टम, जो हेटेरोएनुलर डाइन से आप क्या समझते हो? हेटेरोएनुलर डाइन के लिए जो एनएम की, जिसकी बेसिक वैल्यू होती है 215 एनएम होती है, होमोएनुलर के लिए 253 होती है, सिस के लिए 253 होती है, ट्रांस के लिए 217 होती है, 217 होती है, या 217 कह सकते हो आप, ठीक है। हेटेरोएनुलर डाइन सिस्टम की अगर हम बात करें 215 होती है, या 215, 215। अब देखिए जो 215 एनएम होती है, अब हेटेरोएनुलर सिस्टम क्या होता है, डाइन सिस्टम क्या होता है, उसने हेटेरो का समझ में आ रहा है ना, कि जो डिफरेंट हो, होमो जो सेम हो, हेटेरो जो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। उसने कहा कि डाइन सिस्टम व्हेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इज नोन एज हेटेरोएनुलर डाइन। अब उसने यही कंडीशन यही दी कि हेटेरोएनुलर सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट होते हैं, उसको हेटेरोएनुलर डाइन कहा जाता है। और उसके लिए जो बेसिक वैल्यू आती है 215 आती है, 215 आती है, 215 एनएम होती है, जो हेटेरोएनुलर डाइन सिस्टम होते हैं। अब डबल बॉन्ड जो होने चाहिए अलग अलग रिंग में होने चाहिए और कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो रहा हो, ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड आप यहाँ पर दे दीजिए, एक बॉन्ड यहाँ पर दे दीजिए, बीच में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वैल्यू अलग है, उसके लिए वैल्यू अलग है। तो इन ये वैल्यू तब है, कब है, 253 होमोएनुलर, हेटेरोएनुलर के लिए 215 तब है तब कॉन्जुगेशन सिस्टम हो। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए ही हम वुडवर्ड फिशर रूल को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब देखिए एंडोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड होता है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कि कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट ना हो, एंडोसाइक्लिक रिंग के अंदर प्रेजेंट है लेकिन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे दे दीजिए कोई कॉन्जुगेशन नहीं होगा,
क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन नहीं है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको हम इन्वॉल्व ही नहीं करते, इसको अलग कर देते हैं जो कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। कब? जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। वहीं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या करो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 nm होता है, 5 नैनोमीटर होता है। अब जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए बेस्ट वैल्यू आती है 5 nm आती है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, जो रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहा जाता है। When double bond are present from outside the ring is known as exocyclic double bond। स्ट्रक्चर ये रहा, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर आपको क्या समझ में आ रहा है, जब ये स्ट्रक्चर बना एक्सोसाइक्लिक के लिए तो हमने ये दे दिया, ये बाहर डबल बॉन्ड है तो ये रहा। अब जब ये वाली रिंग हुई, इस रिंग के लिए एक तो डबल बॉन्ड ये वाला बाहर आ गया है कि, और एक इस वाली रिंग में भी तो प्रेजेंट है, 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गए इस वाली रिंग के लिए, तो यहाँ पे 10 nm होगा। लेकिन जो एक्सोसाइक्लिक के लिए भी हम सिर्फ वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो 5 nm आ गया, जो सिर्फ इसको देखना है। इस सिस्टम के लिए अलग बेसिक वैल्यू है, एक्सोसाइक्लिक के लिए अलग वैल्यू है। ये एग्जांपल में मैं आपको बता दूंगा। ये हेमोएनुलर हो गया, हेमोएनुलर के बाद एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, इसमें हेट्रोएनुलर है, हेट्रोएनुलर के बाद एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड ये है, एक एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड ये है। इनके लिए अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ हमें सिर्फ एक्सोसाइक्लिक की वैल्यू देखनी है, तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 5 nm होती है। एसाइक्लिक ट्राइन, जो एसाइक्लिक ट्राइन होती है जिसमें 3 बॉन्ड होते हैं, एसाइक्लिक होती है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होती है, उसके लिए 245 245 nm होती है। इंक्रीमेंट वैल्यू, अब इंक्रीमेंट वैल्यू कुछ जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी इंक्रीमेंट वैल्यू होती है, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। ईच एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू, जो एल्किल ग्रुप होते हैं या रिंग रेजिड्यू होते हैं, एल्किल ग्रुप CH3, जो R होती है एल्किल ग्रुप होते हैं। रिंग रेजिड्यू, ये रिंग रेजिड्यू है जो कॉन्जुगेशन सिस्टम जितनी रिंग से कट करता है वो रिंग रेजिड्यू कहलाता है। वो एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो हमारा कॉन्जुगेशन है ना, इसी में थोड़ा एक इस वाली रिंग को कट करते हैं, एक इसको, तो यहाँ पे 2 रिंग रेजिड्यू है, यहाँ 3 रिंग रेजिड्यू, एक ये रिंग होगी, एक रिंग होगी लास्ट वाली, 3 रिंग को कट करके कॉन्जुगेशन सिस्टम अलग निकल जाएगा। रिंग रेजिड्यू और एल्किल ग्रुप के लिए 5 nm होता है, एक एल्किल ग्रुप के लिए 5 nm, रिंग रेजिड्यू के लिए 5 nm, 5 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 nm। डबल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसमें एक से 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, बस कॉन्जुगेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, 2 तो लेते हैं, 2 से ज्यादा जो होते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, और 30 nm की वैल्यू आती है, कभी कभी इसकी वैल्यू 0 पे आ जाती है। फॉर सब्स्टिट्यूएंट बेसिक वैल्यू, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके लिए बेसिक वैल्यू होती है। अब देखिए, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं अल्फा बीटा गामा पे प्रेजेंट होते हैं, जहां कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा वो अल्फा बीटा गामा कहलाता है। ऑर्थो मेटापेरा भी कहलाता है, ऑर्थो मेटापेरा जो हम पढ़ेंगे अल्फा कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ लेंगे, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। जो ऑर्थो पे पोजीशन अलग होती है, पैरा पे पोजीशन अलग होती है, मेटा पे पोजीशन उसकी अलग होती है। जो H ग्रुप होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, OAC, रिंग रेजिड्यू, डायल्किन, इन सब की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। OH ग्रुप की अगर हम बात करें, अल्फा पोजीशन पर होता है तो 35 nm होती है, बीटा पे 30 nm होती है, गामा पे 50 nm होती है, डेल पे या हायर पे 50 nm होती है। OMe मिथोक्सी ग्रुप अल्फा पे 35 होता है, बीटा पे 30 होता है, गामा पे 17 होता है, डेल या हायर पे 31 होता है। वहीं क्लोरीन की अगर हम बात करें, Cl अल्फा पे 15 होता है, बीटा पे 12 होता है, एलेनिन पे भी गामा पे भी 12 होता है, डेल या हायर देन गामा से जो हायर होता है, जो डेल होता है उस पे भी 12 nm होती है। वहीं ब्रोमीन की अगर हम बात करें, अल्फा पे 25 nm होती है, बीटा पे 30 nm होती है, गामा पे 25 nm होती है, डेल पे 25 होती है। AOC इथोक्साइड एसिड है, एसिडिक एसिड, इथोक्सी एसिड, इथोक्सी एसिडेट, EOC, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। ओके, 6 होती है, अल्फा पे भी 6 होती है, बीटा पे 6, गामा पे भी 6, डेल पे भी 6। जो एल्किल ग्रुप होते हैं या रिंग रेजिड्यू होते हैं, अल्फा पे 10 हो गए, बीटा पे 12 हो गए, गामा पे 18 और डेल पे भी 18।
OH ग्रुप 35 30 50 मिथॉक्सी ग्रुप 35 30 17 31। अल्फा पे 35, बीटा पे 30, गामा पे 17। ये वाला नहीं मोस्टली यूज किया जाता है, सिर्फ 3 को यूज किया जाता है। 15 12 12 क्लोरीन, 15 पे अल्फा पे 15, बीटा और गामा पे 12, 25 अल्फा पे 30, बीटा पे 25, गामा पे। OAC 6। अब जो रिंग रेजिड्यू होता है या एल्किल ग्रुप होता है, 10 अल्फा पे होगा, बीटा 12 पे, 18 गामा पे। अब जब यहाँ से इसको कट किया जाता है, यहाँ से कट किया जा, तो एक कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये यहाँ से अल्फा हुआ, अल्फा साइड में हुआ बीटा तो रिंग रेसिड्यू एक अल्फा से कट किया जाता है, एक बीटा से कट किया जाता है। तो अल्फा बीटा के लिए वैल्यू अलग आ जाती है। जो रिंग रेसिड्यू मतलब जो एल्किल ग्रुप या कोई सा ग्रुप प्रेजेंट हो, उसकी पोजीशन हम देख लेते हैं। जो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हम उसका पता लगाते हैं कि अल्फा पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन पे है। इसको एकदम एग्जांपल के दो, ये नेक्स्ट एग्जांपल आएगा मैं बता दूंगा कि अल्फा जो ऑर्थो पैरा मेटा को भी हम पढ़ते हैं कि ऑर्थो पे अलग पोजीशन होगी, मेटा पे अलग होगी, पैरा पे अलग होगी। वो मैंने लिखी ऐड नहीं की है शायद इसमें, चलो मैं कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ऐड। बस हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हेटेरोएनुलर डाइन। हेटेरोएनुलर डाइन की अगर हम बात करें, वही हेटेरोएनुलर डाइन का मैंने बताया था 253 nm होगा, जो सॉरी होमोएनुलर की होती है। हेटेरोएनुलर की 215 nm होती है, जो बेसिक वैल्यू होती है। और हेटेरोएनुलर क्या होता है, डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। देखिए हेटेरोएनुलर के लिए 215 nm आ गया। अब इस पर क्या दिख रहा है आपको, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना, बी वाली रिंग के लिए जो ए का जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक के लिए बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये इसके बाहर की साइड में तो ऐड हो रहा है, लेकिन ए के लिए बी वाला जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक की एक्सो बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, इसलिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 5 nm। अब इसका जो कॉन्जुगेशन सिस्टम को आप कट कीजिए। कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या है, एक ये वाला कार्बन होगा, ये बीच में यहाँ से कट कर देगा, एक इस वाले कार्बन को बीच में से कट कर दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया इसने, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे फिर कार्बन आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, 3 कार्बन हो गए, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, 2 डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन सिस्टम हुआ। अब जो रिंग को जो कट किया इसने, एक रिंग ये वाली कट की, एक रिंग ये वाली कट की, एक रिंग ये वाली, तो 3 रिंग को इसने यहाँ से कट कर दिया। जहाँ पे 3 रिंग रेजिड्यू हो गए, एक रिंग रेजिड्यू के लिए 5 nm होता है, 3 रिंग रेजिड्यू के लिए 15 nm, 3 × 5 15 nm, 215 और 20 235 जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है हेटेरोएनुलर सिस्टम के लिए 235 होती है, 235 nm होती है। रिंग रेजिड्यू की यहाँ से मैंने थोड़ा दिखा दिया कट कैसे किया गया, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, इतना ये ना मैंने कट करके दिखाया है, सिर्फ इतना ही हमें एग्जांपल करना है। ये यहाँ से कट किया, इसी से हमारी पूरी थ्योरी बन जाएगी। इसी में आप बेसिक वैल्यू दिखा दीजिए, इसी को आप एग्जांपल में दिखा दीजिए, और इन्हीं को आप थ्योरी में लिख दीजिए कि हार्मोनिकुलर एग्जाम की जो वुडवर्ड-फिशर रूल का यूज किया जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो डाइन ट्राइन होते हैं, पोलीन होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद होमोएनुलर डाइन। होमोएनुलर डाइन का मैंने बताया था सिस फॉर्म में, सिस भी चल जाएगा, साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, सॉरी साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक नहीं चलेगा, ये एक ही रिंग में तो प्रेजेंट होगा तभी तो सिस फॉर्म में होगा, तभी तो कॉन्जुगेशन में होगा। और वो एसाइक्लिक हुआ मतलब अलग अलग रिंग में आ जाएगा वो तो होमोएनुलर के लिए जो बेसिक वैल्यू होती है 253 nm होती है। वही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें तो बी के लिए ए वाली रिंग का ये वाला जो बॉन्ड होता है एक्सोसाइक्लिक की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला तो एक्सोसाइक्लिक के लिए, और ए के लिए बी का कोई सा बॉन्ड है ही नहीं, बी में तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो 253 nm तो बेसिक वैल्यू हो गई, एक एक्सोसाइक्लिक की हो गई, 5 nm हो गया। अब रिंग रेजिड्यू, अब यहाँ से इस सिस्टम को कट कीजिए, एक ये वाला कार्बन कट और एक ये वाला कट होएगा, एक ये वाला कट हो जाएगा। यहाँ से 3 रिंग रेजिड्यू को हमने कट किया, जब सिस्टम को अलग किया, इस वाले रिंग ये कट करोगे, इस यहाँ से ये वाला बॉन्ड कट कर दोगे, और इस ये वाला भी बॉन्ड कट कर दोगे, ये वाला कार्बन इस वाले बॉन्ड इस वाले रिंग की बॉन्ड से भी ज्वाइन है, और इस वाले रिंग से भी ज्वाइन है, तो इसको कट करो। 3 रिंग, यहाँ पे 3 रिंग रेजिड्यू आ गए। अब
3 इंटू 5 तो 15 एनएम हुआ, 15 एनएम। तो यहाँ पे उसकी बेसिक वैल्यू आ गई। बेसिक वैल्यू ऑफ होमोन्यूक्लियोटाइन की 253, रिंग रेजिड्यू 15 एनएम, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड 5 एनएम, 20, 53, 73, 253 एनएम। जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है होमोन्यूक्लियोटाइन सिस्टम के लिए 253 एनएम होती है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल उसने डाइन पोलिन लिया। डाइन पोलिन में उसने एक ट्रांस सिस्टम लिया, ट्रांसाइड सिस्टम ले दिया है, ट्रांस सिस्टम जो साइक्लिक फॉर्म में है। ये ट्रांस सिस्टम क्या है, साइक्लिक फॉर्म में है। सेम सेम साइड में ना, साइक्लिक फॉर्म में होगा ना, ये साइक्लिक फॉर्म में हुआ है। जब अगर हम इसको साइक्लिक बनाएंगे तो दोनों बॉन्ड एक ही रिंग में आ जाएंगे। यहाँ से इसको कर लीजिए इधर से, तो एक ही तो साइक्लिक फॉर्म में हुआ। तो उसकी जो बेसिक वैल्यू होती है 214 एनएम होती है, जो साइक्लिक फॉर्म में होता है, लेकिन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होता है, रिंग की फॉर्म में नहीं होता है। रिंग की फॉर्म में नहीं है, साइक्लिक है, रिंग की फॉर्म में नहीं है, अब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। इसके लिए बेसिक वैल्यू सिस्टम के लिए क्या है, 214 एनएम। अब यहाँ पे जब ये सिस्टम दिया उसने, इसमें क्या दिख रहा, क्या चेंज दिखा आपको, इतना तो सिस्टम हमारा सही है। अगर ये चीज सब पे लगा दिया जाए तो सिस्टम पे 214 एनएम तो इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे उसने एल्किल ग्रुप लगा दी, एक एल्किल, दो एल्किल, तीन एल्किल, चार, और एक एल्किल ग्रुप के लिए 5 एनएम होता है। तो 4 इंटू 5 20 एनएम, 20 और 214 234 एनएम, 234 एनएम की लैम्डा मैक्स की वैल्यू इसकी होती है। तो उसने एसाइक्लिक सिस फॉर्म वो एसाइक्लिक कंपाउंड दिया एक, कि एसाइक्लिक जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, एसाइक्लिक वो सॉरी एसाइक्लिक डाइन सिस्टम दिया। एसाइक्लिक डाइन सिस्टम इसने इस तरीके से दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर दिया, एक डबल बॉन्ड लास्ट में दे दिया। यहाँ पर यहाँ का रिंग बनाओगे तो ऐसा एसाइक्लिक होगा या डिफरेंट रिंग में परसेंट होगा, ये जो डबल बॉन्ड होगा डिफरेंट रिंग में होगा या एसाइक्लिक। इसके लिए जो बेसिक वैल्यू आती है 270, 217 एनएम आती है। और जब ये कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसने बॉन्ड दिखा रहा है यहाँ से, फिर एक और बॉन्ड यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा, या बीआर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ओएच ग्रुप, इट्स कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये है तो इससे ये अल्फा हुआ, और इस कार्बन से ये वाला भी अल्फा हुआ, अल्फा बीटा गामा। और हम इस कार्बन से, या तो इस कार्बन से, यहाँ से इस वाले कार्बन से अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जब करेगी, ये वाला कार्बन अल्फा होगा, ये वाला भी अल्फा आएगा, ये बीटा आ जाएगा, ये गामा आ जाएगा। यहाँ से इस कार्बन से हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा अल्फा बीटा गामा, तो कंडीशन सेम होगी। तो अल्फा के बेस पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसके अल्फा पे है या बीटा पे है, उसके बेस पे इसकी वैल्यू अब आ जाती है। मैंने नॉर्मली यहाँ पे 2 to 7 लिख दी है कि सिर्फ अल्किल ग्रुप के बेस पे, लेकिन आपको अल्फा बीटा को यहाँ पे देखना है कि अल्फा पे परसेंट है या बीटा पे परसेंट है। एक अल्फा पे बीटा, दोनों अल्फा पे परसेंट है अगर इस कार्बन से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं, एक अल्फा पे परसेंट होता है, एक गामा पे परसेंट होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू दी जाती है ज्यादातर। लेकिन हम उस वहां से अल्फा बीटा को हम वहां से देखते हैं जहां से डबल बॉन्ड से जो एल्किल ग्रुप होता है पास पड़ता है। तो इस वाले से हमें जो 2 यूनिट हमें मिलेगी, एक तो इस वाले कार्बन से मिल जाएगी, इस कार्बन से, लेकिन जो सही होती है इस वाले कार्बन की सही होगी। तो ये यहाँ पर तक से जो ऑर्थोपेरा मेटा पे जो होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।